नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 17 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के में एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि आपके कुछ वीडियोस पेंडिंग है हमारे, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे यानी कि 14th 15th और 16th, और साथ ही साथ लास्ट सैटरडे का वीडियो दैट इज़ 12th अगस्त, ये सारे वीडियोस जो है पेंडिंग है। आप वरीड एकदम में मत होइए। हमेशा की तरह जब भी मैं वीडियो लेके आता हूँ, अगर कुछ पेंडिंग होता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। आप ये पास में भी देख सकते हैं। तो एक एक वीडियो मैं कवर करूँगा। जस्ट दैट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि डेली के जो न्यूज़पेपर रहेंगे उनके साथ साथ प्रीवियस का एक न्यूज़पेपर अगर कवर हो जाए तो ठीक है। वैसे भी अभी वीकेंड अपकमिंग है, तो मैं इस वीकेंड में पूरा ट्राई करूँगा कि आपको ये सारे वीडियोस कवर करके दे दूँ। थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। जस्ट दैट कि देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया कि प्रीवियस वीडियो अगर कोई दिन का मिस होता है और मैं अगर वीडियो लेके आता हूँ, तो उसे कभी भी ये मत समझिए कि अब ये वीडियो पुराना हो गया है तो हम क्यों देखें ऐसा। क्योंकि नॉलेज हर वीडियोज़ में मिलेगा आपको, और चीज़ें कनेक्टेड भी बहुत रहती है। आपको पता है कि मैं बहुत रिपीटेड चीज़ न्यूज़ को कवर नहीं करता हूँ। अगर मैं कवर कर चुका हूँ अभी हाल फिलहाल में, तो न्यूज़ में कुछ बड़ा अपडेट आता है तभी अब कवर करता हूँ मैं। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप न्यूज़ को कंटिन्यूटी में देखते रहिए। अगर कोई प्रीवियस वाला चीज़ अगर मैं बाद में भी लेके आ रहा हूँ, या आपने खुद से कभी छोड़ दिया हो प्रीवियस वीडियो, तो उसे ज़रूर देखें एंड देन ही फिर आगे के डेट्स के वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट जम्प्स, रेवेन्यू क्रॉल्स फॉर इंडिया इंक इन Q1। देखिए, ये न्यूज़ क्या है कि इसमें इस बार का जो Q1 का जो रिज़ल्ट है, उसमें क्या हुआ कि कई सारे कंपनीज़ का रेवेन्यू तो जंप हुआ, लेकिन रेवेन्यू से कई ज़्यादा प्रॉफिट जंप हो गया। तो ये कैसे हो गया? अब रेवेन्यू 6.2% बढ़ा, प्रॉफिट 39% बढ़ गया। देखिए, ये तभी हो सकता है जब आपके P&L में अगर आपका कॉस्ट कम हुआ है तो, ठीक है। तो अभी क्या हुआ इंडियन कंपनीज़ के साथ? इंडियन कंपनीज़ के भी जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल लीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल लीजिए, वो एकदम से कम हो गया, और आपका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा ही बढ़ा, फिर भी आपका प्रॉफिट एकदम ज़्यादा बढ़ गया। इसमें बताया जा रहा है कि भाई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। इंटरेस्ट मार्जिन जिसे बोलते हैं कि भाई हम बैंक्स जितना रेट में डिपॉजिट लेती है एंड जितना बैंक्स लेंडर्स को चार्ज करती है, दैट इज़ द मार्जिन फॉर द बैंक, ठीक है। बैंक्स कैसे प्रॉफिट कमाती है? भाई बैंक्स डिपॉजिटर से पैसे ले लेती है, और फिर उसी पैसे को बैंक लेंडिंग पे दे देती है अपने किसी बोरोवर को। तो उसके जो बीच का जो मार्जिन रहता है, 3% में लेकर 6% पर लोन देना फॉर एग्जाम्पल, तो बाकी का जो 3% बचता है उस पर बैंक प्रॉफिट कमाती है। तो वो बैंक्स को अभी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, यानी कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर काफ़ी अच्छा गया है। फिर बताया जा रहा है कि बैंक ने प्रोविजन भी इस बार कम किया, क्योंकि एनपीएस कम डिक्लेयर हुए, तो उसके कारण भी बैंक का जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये न्यूज़ है कि भाई इंक्रीमेंटल सीआरआर बैंक्स में कंटिन्यू। देखिए, न्यूज़ क्या है कि भाई इंक्रीमेंटल सीआरआर, अभी जब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आया था, उसमें हमारे गवर्नर सर ने अनाउंस किया, शक्तिकांता दास ने, कि भाई अभी जो है बैंक्स लिक्विडिटी को कैसे, जैसे आरबीआई जो है लिक्विडिटी को कैसे होल्ड पे लेके आना चाहता है। आरबीआई ये करेगा कि जितने भी जो लिक्विडिटी के जो मतलब जो आप लोन ले रहे हो, सॉरी, जो डिपॉजिट आपके पास आ रहा है जिससे आप लोन दोगे, उसका एक्स्ट्रा परसेंटेज आपको एज अ सीआरआर सेव करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक बैंक्स जो है, आपको पता है बैंक्स जब भी डिपॉजिट लेती है उसका एक परसेंटेज साइड करके रखती है एज सीआरआर, उसका एक परसेंटेज साइड करके रखती है एसएलआर। सीआरआर लगभग 4% के आसपास है, एसएलआर लगभग 18% के आसपास है। तो अब बैंक्स अगर कोई इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ले रही है, सपोज मान लो कोई न्यू डिपॉजिट ले रही है, तो उसके बदले पे जब बैंक लोन देंगे तो उसको बैंक्स जो है 10% एडिशनल सीआरआर साइड करके देंगे। तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली बैंक्स के पास कम लोन देने का पैसे बचेंगे, एंड उससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होगा। सो दिस इज अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड बाय आरबीआई, एंड विच इज़ अ न्यू टेक्निक जिससे आरबीआई लिक्विडिटी कंट्रोल कर रहा है मार्केट में। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, हैव इनफ ड्राई पाउडर टू डिप्लॉय इन इंडिया। देखिए, इक्विटी पार्टनर्स जो है, EQT पार्टनर्स एक बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है, ठीक है। ये न्यूज़ मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ, कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, फिर भी मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ सिर्फ ड्राई पाउडर को समझाने के लिए। ड्राई पाउडर दोस्तों टर्म क्या होता है? ये एक ऐसा पैसा होता है जो कि
पीई फर्म्स के पास पैसा पड़ा रहता है इन्वेस्ट करने के लिए। सपोज मान लो पीई फर्म्स के पास 10 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास अभी 8 लाख रुपये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो जो 2 लाख रुपये जो उनका बचा, दैट इज़ अ ड्राई पाउडर फॉर दैट प्राइवेट इक्विटी। तो इक्विटी पार्टनर्स ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई हम जो है अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, ड्राई पाउडर पड़ा हुआ है मार्केट में, इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। बस इसी चीज़ के लिए मैंने आपको ये न्यूज़ कवर करके दिया। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लेते हैं कि कई बार टेक्निकल राउंड्स में, या आपका अगर नॉलेज चेक कर रहे होता है, खास करके थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू जैसे प्राइवेट इक्विटी वगैरह के इंटरव्यू में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ड्राई पाउडर होता क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, NSE आस्क्स फॉर डेटा टू ट्रैक F&O ट्रेडर्स लोकेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक। देखिए हुआ क्या, पैंडेमिक के टाइम में अचानक से देयर वाज अ सर्ज इन द F&O सेक्शन ऑफ द मार्केट। F&O वॉल्यूम्स ऑन NSE सर्ज नियरली 737% बिटवीन जनवरी 20 एंड मार्च 2022। सोचिए आप, तो इतना अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सर्ज हुआ है तो कैसे हुआ ये। तो अब NSE क्या बोल रहे हैं कि भाई ब्रोकर्स को ये बोल रहा है कि तुम्हारे जो क्लाइंट्स जो ट्रेड किए हैं ना, एक काम करो, तुम हमको उन सबका आईडी दो, आईपी एड्रेस दो, और हम उसे ट्रैक करेंगे कि उनका लोकेशन क्या था फॉर ट्रेड। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनऑथराइज ब्रोकर्स जो है वो सारे क्लाइंट्स का आईडीज इकट्ठा करके एक साथ में इतना इतना ट्रेड कर रहे हैं, सो दैट मार्केट को थोड़ा मैनिपुलेट कर पाए। देखिए कई सारे ब्रोकर्स करते भी थे ये चीज़, आपको पता नहीं, सुनने में मिला होगा शायद, क्योंकि मैं तो सुना हूँ कि भाई ऐसे होता है ट्रेड कि भाई आप हमें जो है दे दो, हम आपको गारंटीड 20% रिटर्न देंगे, उसके ऊपर जो भी होगा वो हमारा पैसा। तो इससे क्या होता है, क्या वो ऑथराइज से भी ब्रोकर है? नहीं है वो, फिर भी वो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको अनऑथराइज तरीके से उस यूज़र आईडी का एक्सेस मिल जाता है, एंड इससे ये हैवी ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो अब NSE का कहना है कि भाई आप हमें जो है वो उन ब्रोकर्स का जो है, उन क्लाइंट्स का जो है आप मेरे को आईडी दो। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, मार्केट में ना ब्रोकर सिर्फ कुछ ही तरीके से ट्रेड ले सकते हैं अपने क्लाइंट्स का। कैसे? जैसे अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो क्लाइंट्स कैन यूज़ ब्रोकर्स मोबाइल ऐप्स, लॉग इन टू वेबसाइट, chat options, call a relationship manager, send an email, or use the call and trading facility under the centralized desk of brokerage through recorded lines। सिर्फ ये तरीके से आप जो है ब्रोकर्स के थ्रू एग्जीक्यूशन कर सकते हो, बाकी और कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ब्रोकर आपका आईडी पासवर्ड ले ले, या कोई ब्रोकर जो है वो खुद ही आईडी पासवर्ड लेके अपना कर दे। ब्रोकर्स आईडी पासवर्ड नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रियलिटी प्लान्स नियर मॉन्यूमेंट्स टू फेस बैंक स्क्रूटिनी। देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस हो चुके हैं, तो भी उसके आसपास क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, एंड इवेंचुअली उस मॉन्यूमेंट का एंक्रोचमेंट हो जाता है, या मॉन्यूमेंट तोड़ दिया जाता है, या मॉन्यूमेंट मिलता ही नहीं है। ऐसा भी इंस्टेंसेस देखने मिला है। तो इसके कारण अब कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी का लोन जो कि एक ऐसे साइट के आसपास दिया जाए जो कि एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो उस लोन को अब ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाएगा। बैंक को थोड़ा और ज़्यादा विजिलेंस रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस एरिया के उस एरिया के पास में दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मॉन्यूमेंट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आने वाला टाइम में। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही बैंक लोन दे सकते। तो अब वो सब लोन्स का, उस कैटेगरीज ऑफ लोन्स का ज़्यादा स्क्रूटनी होगा। ये एक छोटा सा न्यूज़ है। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, लोकल कंपनीज टेक पेस आउट ऑफ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। एक्चुअली हो क्या रहा है कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जैसे कि आप मान लीजिए, आपने सुना होगा कि मोजो पिज़्ज़ा, KFC, बर्गर किंग, ये सब क्या है, आप तुरंत एक ऑर्डर प्लेस करो एंड आपका जो है ऑर्डर सर्विस हो जाता है। दैट इज़ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। तो QSR जिसे बोलते हैं, ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में जो है अभी लोकल प्लेयर्स ज़्यादा सामने आ रहे हैं। देखिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रीजंस बताया जा रहा है। एक तो ये कि वो लोग, लोकल प्लेयर्स लोग इंडियन टेस्ट बड्स को समझते हैं एंड तुरंत उस हिसाब से अपना टेस्ट को मैनिपुलेट करके, एज इन चेंजेस करके इंडियन टेस्ट बड्स को केटर करते हैं। फिर कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि QSR रेस्टोरेंट्स में इंडियन जो
जो लोकल कंपनीज है वो लोग थोड़ा अपना रेट्स को भी कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक डोमिनोज, बर्गर किंग, ये सब जो है। तो लोकल क्या होता है कि भाई अभी सब जगह से लोग जो है अपना बजट कट शॉर्ट कर रहे हैं, तो फूड में भी कर रहे हैं। अगर कोई बाहर खाने जा रहा है तो फूड में अगर कोई पहले मान लो 1,000 रुपये खर्चा करता था अपने फैमिली को लेके जाते थे, तो बर्गर वगैरह ये सब खा के 1,000 रुपये तक खर्चा करते थे, तो अभी उसे कट शॉर्ट करके 600-700 तक कर रहे हैं। तो ये सब से क्या होगा कि भाई लोकल जो QSRs रहेंगे उनका थोड़ा दाम जो सस्ता रहता है, इस हिसाब से उन लोग उसको वो ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अभी ये जो इंटरनेशनल QSRs है वो लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं कि भाई कम रेट्स में अब जो है एटलीस्ट एंट्री लेवल में इंडियन टेस्ट बर्ड्स को केटर करने के लिए उनके टेस्ट के हिसाब से फूड बनाए और रेट्स भी उस चीज़ का कम रहे, सो दैट अगर उनको वो ऑप्शन भी दिया जाए तो वो इधर ही आके अपना सर्विस ले लें। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, राइज इन स्टडी अब्रॉड नंबर्स फ्यूल स्टूडेंट हाउसिंग बूम। देखिए क्या न्यूज़ है कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं जो कि स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं उनके कॉलेजेस, उनके जो कंपनीज रहता है उसके पास, ज़्यादातर उनके कॉलेजेस वगैरह को लेके जो है उसके बगल जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये सब इंटरनेशनल लेवल में ज़्यादा चलता है, जैसे कि अंबर यूनिवर्सिटी हो गया, अंबर हो गया, यूनिवर्सिटी लिविंग हो गया, यूनी एकोमोडेशन हो गया, इस टाइप के प्लेटफॉर्म से। देखिए मुझे भी इस चीज़ का बहुत आइडिया नहीं है, जस्ट दैट मैंने इस न्यूज़ को इसलिए कवर किया कि कई अगर कोई जो मेरे व्यूअर्स है अगर कोई बाहर जाके रहना चाहते हैं या बाहर अगर अपना कोई हाउसिंग वगैरह ढूंढ रहे, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप ज़रूर इस चीज़ का यूज़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट टारगेट्स 80% लोकल वैल्यू एडिशन IT गेयर इन 5 to 10 ईयर्स। देखिए न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट जो है अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है अब धीरे धीरे करके कि भाई IT कंपनीज जो है, अब मतलब IT हार्डवेयर जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चालू हो जाए। आपको पता होगा कि अभी गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है इस पर 80% का उस पर लाइसेंस का रिक्वायरमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री तो वैसे इस चीज़ से परेशान है थोड़ा बहुत कि भाई लाइसेंस का रिक्वायरमेंट अगर आप कर दोगे तो हमें थोड़ा दिक्कत जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं किया, वो November 1 से एप्लीकेबल होगा। खैर ये न्यूज़ ये बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट ये टारगेट करिए कि 80% जो एडिशन है वो IT गेयर का इंडिया में ही हो इन 5 to 10 ईयर्स, मतलब लोकल वैल्यू एडिशन हो, यानी कि प्रोक्योरमेंट वगैरह सब कुछ इंडिया में हो। एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए PLI स्कीम जो अनाउंस किया है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि हम लगभग 2,500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, IT हार्डवेयर में जो लैपटॉप्स वगैरह जो बनते हैं ना, उसका मदरबोर्ड का असेंबलिंग यानी कि मदरबोर्ड इंडिया में बन जाए, ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट है। अगर वो बन जाता है तो हम काफ़ी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं IT पे। इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लिए कि भाई SMT लाइन्स, दैट इज सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी लाइन्स, वो आपको सेटअप करने पड़ेगा इंडिया में। अगर आप वो कर देते हो तो इंडिया में मदरबोर्ड बनना चालू हो जाएगा और एज इट इज़ पूरा वो बन के IT हार्डवेयर के जो इम्पोर्ट्स होते थे वो सब थोड़े कम हो जाएंगे मदरबोर्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फेड सॉ सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन रिस्क दैट में मेरिट मोर हाइक्स। देखिए फेड ने, हालांकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी भी ख़राब आ रहे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन साइड जाने के चांसेस है, तो भी फेड का यही कहना है कि हमारा सबसे पहला टारगेट है इन्फ्लेशन। हम पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, बाकी चीज़ अपने आप लाइन अप आ जाएंगे। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकली भी, और अगर आप किसी इकोनॉमी को संभालना चाहते थे कि आपके इन्फ्लेशन एकदम कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर एक बार इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको नीचे लेके आना। तो ये इनफैक्ट मैं बोलूँगा रिसेशन के लिए भी सेम चीज़ है, बट ठीक है, अभी फेड यही चीज़ चाहती है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा ना बढ़ जाए, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो इन्फ्लेशन का उनका ये टारगेट कि भाई जब तक इन्फ्लेशन उनके टारगेट रेंज में नहीं आता तब तक वो और फेड रेट हाइक करते रहेंगे। पिछले बार की MPC की मीटिंग में, उनकी फेड की मीटिंग में उन्होंने ये चीज़ बोला था कि भाई कुछ उनके जो थे मेंबर्स, उन्होंने ये चीज़ बोला था कि भाई नहीं, अब जो है फेड रेट हाइक बंद कर देगा। अब जहाँ तक लग रहा है कि फेड जो है वापस से स्टांस जो है अपना रेट हाइक से छोड़ के वो बस स्टेटस को मेंटेन करेगा।
बट अब कुछ ने बोला था कि जैसे गवर्नर ने उनका बोला था कि भाई नहीं, रेट हाइक और चलते रहेगा। तो देखते हैं अभी आने वाला पॉलिसी में उनका क्या स्टैंड रहेगा। बट मेरे हिसाब से भी रेट हाइक करते रहेंगे इन लोग, क्योंकि इन्फ्लेशन को इनको कंट्रोल करना है। मार्केट ऑब्वियसली ये सब चीज़ें लॉसेस एक्सटेंड करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स फेस फ्लैग ओवर इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स। देखिए सेबी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट होते जा रही है इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स को लेके। जैसे कि ये एक रूल जो है, सेबी ने ये चीज़ रूल 2019 में निकाला था कि कोई भी अगर कंप्लायंस ब्रीच हो जाता है किसी कंपनी का इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके, मतलब यहाँ फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ फाइनेंशियल रिलीज होने वाले हैं एंड अभी तक हुए नहीं है, और उसके पहले ही मार्केट में ये खबर फैल गया कि भाई कितने इनके रेवेन्यू आने वाले, कितना इनका ग्रोथ आने वाला है, ये सब चीज़ फैल गया, तो वो चीज़ ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेबी ये चीज़ बोला कि भाई अगर ऐसा कोई कंपनी कंप्लायंस ब्रीच कर देता है तो हम उस कंपनी का नाम और उस कंप्लायंस ऑफिसर का नाम अपने स्टॉक एक्सचेंज जहाँ जहाँ पे लिस्टेड है वहाँ पे उनका नाम और कंप्लायंस ऑफिसर का नाम दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ से उनको बहुत ही एक बैड रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को रखते हुए, इसी चीज़ को कंपनी को पेनलाइज करने के लिए सेबी ने ये चीज़ का रूल निकाला। जेके सीमेंट के जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो फेल हो गए थे इस चीज़ को करने के लिए, और उनका नाम और जेके सीमेंट का कंपनी का नाम ये चीज़ डिस्प्ले किया गया। तो 2017 में एक्चुअली क्या हुआ था दोस्तों कि 2017 में ना कि एक फेमस व्हाट्सएप लीक हो गया था, जिसमें अलग अलग कंपनीज के फाइनेंशियल्स इनफैक्ट बिफोर रिलीजिंग डिस्कस हो रहे थे। तो ऑब्वियसली इस चीज़ से सेबी को लगा कि ऐसा कुछ रूल तो होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रीन मोबिलिटी 7 रेल प्रोजेक्ट्स गेट कैबिनेट नोट। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी पुश किया जा रहा है दोस्तों। देखिए इंडिया में अभी अलग अलग स्कीम्स आ रही है, जैसे कि पीएम ई बस सेवा, उसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 57,000 करोड़ ऑन ग्रीन मोबिलिटी, स्टेट्स टू गेट 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस एंड सेंटर टू प्रोवाइड 20,000 करोड़, ठीक है। 169 सिटीज़ के लिए ये चीज़ स्कीम लिया गया है। फिर उसके बाद पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, जिसमें कंसेशनल लोन दिया जाएगा किसको, क्राफ्ट्समैन को। इसमें सेंटर जो है 13,000 करोड़ के आसपास का फंडिंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ कि भाई मतलब नेक्स्ट स्कीम है रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जो है फ्रेट को लेके है कि भाई दे आर मेनली टारगेटिंग एडिशनल फ्रेट ट्रैफिक ऑफ 20,000 मेट्रिक टन पर आना। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि पैसेंजर नहीं है, पैसेंजर भी रहेगा। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 32,500 करोड़ का आसपास का एस्टिमेट दिया है। 7 मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स बनेंगे। तो यही चीज़ है कि भाई इतने सारे जो रेल प्रोजेक्ट्स है और इतने जो अलग अलग स्कीम्स है, सेंटर जो है सिर्फ इसलिए कर रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिले। नेक्स्ट दोस्तों, ये लास्ट न्यूज़ है, लैंड एक्विजिशन फ्लाईओवर्स टनल्स रेज भारतमाला कॉस्ट। एक्चुअली देखिए भारतमाला आपको पता है कि क्या चीज़ का है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो रोड्स वगैरह को बनाने के लिए, पूरा इंडिया को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी जो रोड्स वगैरह लगेंगे, अभी जो नए जो रोड्स लगेंगे वो भारतमाला में नेशनल हाईवेज वगैरह मेनली बनाने का है। अब क्या हुआ, ये भारतमाला में ना थोड़े इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रहा है, ऐसा सीएजी बोल रहा है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ 75% ही ऑफ द अप्रूव लेंथ हैज़ बिन अवॉर्डेड, मतलब बाकी 25% तो अभी तक अवॉर्ड भी नहीं हुआ कि भाई कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। सेकेंड चीज़, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिला गया है कि NHAI एंड NHIDCL के द्वारा, ठीक है, जो इनका अलॉटमेंट है प्रोजेक्ट्स वगैरह का। NHIDCL क्या है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। NHAI तो आप सबको पता है। कहना है कि लैंड एक्विजिशन कॉस्ट काफ़ी भाग गया है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया है। भाई ऐसे कैसे, आपका तो 30,000 करोड़ का तो लैंड एक्विजिशन का बजट था, आपने इतना क्या कर दिया वही लैंड को। आपका तो लैंड देखिए, लेंथ आपका प्रोजेक्टेड था, आपको ये चीज़ पता था कि हमें इतना लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, तो अब आप उसी लैंड को 5 टाइम्स में कैसे एक्वायर कर रहे हैं बॉस। आप समझ रहे हो, आपको पता है कि भाई सपोज मान लो मुझे 1 किलोमीटर के आसपास खरीदना है, मुझे पता है एज एन एस्टिमेट कि मेरे को ये 2 करोड़ का मिलेगा। अब अगर 2 करोड़ का मिलेगा वही 1 किलोमीटर को मैं अगर 10 करोड़ में खरीद रहा हूँ तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इस चीज़ को सीएजी ने फ्लैग किया है
देखते हैं अब इस चीज़ का क्या क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है, क्या ये सचमुच है कि क्या सचमुच लैंड का कॉस्ट बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, वो चीज़ तो देखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आप अभी भी मैं कहूँगा आप वरीड मत होइए, जितने भी जो पेंडिंग न्यूज़ है मैं सारे कवर करूँगा, एक एक कवर करूँगा, एक भी दिन आपका मिस नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। हैव अ नाइस डे।